हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम बात कर रहे थे एचवीएसी के बारे में। एचवीएसी में अभी तक हमने समझा कि सिस्टम कैसे होता है, कंडेंसर क्या कैसे काम करता है, कितने टाइप के कंडेंसर होते हैं, इवेपोरेटर कैसे काम करता है और इवेपोरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर का बहुत ही अहम रोल है और ये मेन पार्ट कंपोनेंट होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो कंप्रेसर जो होता है बेसिकली रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके आगे बढ़ाता है। तो इसमें कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं ये हम बताएंगे। पहले सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, जो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है हमारा नॉर्मल पंप उसी के जैसा होता है। थोड़ा सा उसमें इम्पलर की डिजाइन अलग टाइप से होती है क्योंकि उसको प्रेशर भी बिल्डअप करना होता है और फ्लो भी देना होता है ये। फिर दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो जिसमें पिस्टन होता है और क्रैंकशाफ्ट होती है। और इसके बाद होता है स्क्रोल कंप्रेसर। स्क्रोल कंप्रेसर कुछ इस टाइप का डिजाइन होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट यहाँ से ऐसे आता है, इसके साथ पूरा घूम के ऐसा फिर डिस्चार्ज से ऐसा निकल जाता है। देन फिर होता है स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर में दो लोब होते हैं, ये लोब स्क्रू जैसे काम करते हैं। जब एक इस डायरेक्शन में चलता है और एक डायरेक्शन में चलता है और ये यहाँ से सक्शन लेके इसको डिस्चार्ज देते हैं। तो बेसिकली जो इसमें होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होता है लार्ज कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट सिस्टम होते हैं उसके लिए होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है स्मॉल मीडियम और कमर्शियल टाइप के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है। इसमें पिस्टन कैपेसिटी के हिसाब से सिंगल पिस्टन, डबल पिस्टन, 4 पिस्टन उस तरीके से होते हैं। जितनी कैपेसिटी का कंप्रेसर रहेगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ पिस्टन बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद है स्क्रोल कंप्रेसर। स्क्रोल कंप्रेसर भी रेसिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए होता है और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए होता है, दोनों में यूज होता है। और स्क्रू कंप्रेसर इंडस्ट्रियल और लार्ज टाइप के रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में देखा होगा पहले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आता था, जिसकी जब चलता था ना तो आवाज बहुत आती थी, बंद होता था तो आवाज एकदम से समझ में आती थी, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता था। आजकल उसमें जो है स्क्रू कंप्रेसर आते हैं या छोटे वाले सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आते हैं रेफ्रिजरेटर में। और हमारे एसी में भी, जो एसी में पहले रेसिप्रोकेटिंग होता था इसमें आवाज ज्यादा आती थी, उसके बाद अब स्क्रू कंप्रेसर आते हैं। अब बात करें कैसे वर्क करता है, तो ये जैसा कि हमारे पंप में सक्शन प्रेशर होता है, ये सक्शन लाइन यहाँ पे होती है और डिस्चार्ज इसके स्क्रू के सेंट्रीफ्यूज के बाद से यहाँ से डिस्चार्ज निकल जाता है। पिस्टन जो होते हैं, पिस्टन में एक क्रैंकशाफ्ट होगी, पिस्टन होगी और ये अमोनिया को यहाँ से प्रेशराइज करता है या रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज करता है। और स्क्रोल कंप्रेसर में एक सक्शन सेंटर में जाके इसको स्क्रोल होके घूमते हुए जाता है और एक डायरेक्शन में जाके ये डिस्चार्ज मिलता है। जैसा कि हमने अभी भी बात करी कि स्क्रू कंप्रेसर, इसमें दो स्क्रू होते हैं, एक लोब टाइप का डिजाइन होता है कि यहाँ से ये ऐसा उल्टी डायरेक्शन में चलता है, सीधी डायरेक्शन में चलता है और यहाँ से जब ये घूमता है तो अमोनिया को या रेफ्रिजरेंट को आगे डिस्चार्ज में देता है। बात करें इसकी कास्ट की, इकोनॉमिकल कौन सा होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो सिस्टम होता है कंप्रेसर का एक्सपेंसिव होता है, इसमें ज्यादा इनिशियल कास्ट भी ज्यादा होती है और इसकी मेंटेनेंस कास्ट भी ज्यादा होती है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर नॉर्मल कंप्रेसर होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर इंडस्ट्री में जनरली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगाए जाते हैं। और स्क्रोल कंप्रेसर भी एक्सपेंसिव होता है और स्क्रू कंप्रेसर भी इसके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है। अब डिस्चार्ज प्रेशर की बात करेंगे हम कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आपके सिस्टम की डिजाइन के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे यूज करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके बजट के हिसाब से और एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से। डिस्चार्ज प्रेशर की बात करें तो इसको यदि पीएसआई में हम बताएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में डिस्चार्ज प्रेशर मोर देन 500 psi मिलता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा 150 psi से लेकर 1000 psi तक होता है। डिपेंड आपकी एप्लीकेशन और सिस्टम के डिजाइन के हिसाब से उसको रखा जाता है कि कितना होना चाहिए। स्क्रोल कंप्रेसर जो होता है
इसमें भी जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा 150 से 300 psi तक होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सिस्टम की डिजाइन के हिसाब से भी आपको हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सा वाला कंप्रेसर यूज करेंगे। देन स्क्रू कंप्रेसर में जो हमें psi प्रेशर मिलेगा 100 psi से 400 psi तक मिलेगा। ठीक है, अब ये हो गई बात। अब बात है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी जिसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, और सीओपी होता है 1 से लेकर 4 तक। सीओपी मीन्स क्या होगा? सीओपी मीन्स कूलिंग इफेक्ट इन किलोवाट को रेशो, उसका जो रेशो रहेगा पावर इनपुट टू कंप्रेसर किलोवाट, मतलब हमें इफेक्टिव कूलिंग इफेक्ट क्या मिल रहा है किलोवाट में, और हम कंप्रेसर को पावर इनपुट क्या दे रहे हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी में बात करो तो सीओपी मीन्स होता है एवेपोरेटर का टेम्परेचर को डिवाइड करें कंडेंसर की टेम्परेचर माइनस एवेपोरेटर के टेम्परेचर से, इसका जो रेशो रहेगा ये सीओपी कहलाता है। तो जितनी ज्यादा सीओपी रहेगा उतना अच्छा सिस्टम काम करेगा, उतना एफिशिएंट काम करेगा। ये हो गई कंप्रेसर के टाइप की बात, कौन कौन से कंप्रेसर होते हैं और किस एप्लीकेशन में कौन सा कंप्रेसर यूज किया जाता है। अब बात करें रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जिसके लिए हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करना है और कौन से कंप्रेसर में कौन सा रेफ्रिजरेंट सुटेबल रहेगा। जो रेफ्रिजरेंट मार्केट में अवेलेबल है वो है R134A, फिर है R410A, देन R32, R12 और R717। R717 मीन्स अमोनिया हो गया, अमोनिया को R7 भी बोलते हैं, R717 भी बोलते हैं इसलिए। और जो R11 है फिर देन R113 है। तो इतने टाइप के रेफ्रिजरेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। जनरली जो है अमोनिया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ज्यादा यूज होती है, इसके लिए ज्यादा सुटेबल है। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा? आप कंप्रेसर्स के बारे में समझे होंगे, कौन सा कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं, कौन सा कंप्रेसर कहाँ यूज करना चाहिए, किसका क्या बेसिक सिस्टम होता है और कौन कौन सा इसमें डिस्चार्ज प्रेशर कितना रहेगा। तो आपका सिस्टम के डिजाइन रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा टाइप का कंप्रेसर यूज करें। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा रेफ्रिजरेंट की क्या डिटेल्स होते हैं उसकी क्वालिटी के, और इकोनॉमी के हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, ये आपको चूज करना है। और एक चीज और बता दें, हम कल संडे के दिन 12:30 बजे आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। पहली बार हम लोग आपके साथ लाइव सेशन रख रहे हैं, तो आप लोग सब उसको ज्वाइन करिए और हम लोग आपस में उसमें शेयर करेंगे। फर्स्ट सेशन है, देन आगे भी यदि ऐसे ही आपका रिस्पांस आते रहा तो हम और लाइव सेशन भी रखते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को इसी तरीके से व्यू करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।